देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। कर्पूरी ठाकुर ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक आदर्श है और इन्हीं आदर्शवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज के इस एपिसोड में हम कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे, उनके उस आदर्शवादी जीवन की बात करेंगे जिसकी वजह से उन्हें भारत रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। हम आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न चुने जाने की रियल स्टोरी बताएंगे। सबसे पहले जरूरी यह है कि आप जननायक कर्पूरी ठाकुर को जान लें, पहचान लें, उनकी सादगी, ईमानदार छवि और उच्च आदर्शों के बारे में जान लें। देश की आजादी से लेकर 1988 तक बिहार की राजनीति जननायक कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द ही घूमती रही, जबकि उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षों के साथ व्यतीत हुआ। बिहार में समस्तीपुर के गांव पितौंझिया में 24 जनवरी 1924 को एक नाई परिवार में उनका जन्म हुआ। इस गांव को आज कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर को पारिवारिक विरासत के नाम पर अभाव और गरीबी से ज्यादा कुछ नहीं मिला। 1935 में कर्पूरी ठाकुर ने समस्तीपुर के एक स्कूल में 7वीं कक्षा में दाखिला लिया। उनके गांव से स्कूल की दूरी कुछ 4 से 5 किलोमीटर थी। हर रोज बालक कर्पूरी ये दूरी पैदल तय करते थे। इसमें खास बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर ये दूरी नंगे पैर तय करते थे, क्योंकि उनके पास पहनने को जूता या चप्पल भी नहीं थी। पिता गोकुल ठाकुर और माता रामदुलारी देवी की 8 संतानों में कर्पूरी ठाकुर सबसे बड़े थे। 1940 में उन्होंने दरभंगा कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 1942 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आजादी के आंदोलन में शामिल हो गए। परिवार बड़ा था और वो परिवार के सबसे बड़े बेटे थे, लिहाजा परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए शिक्षक की नौकरी कर ली। स्कूल में उन्हें हेडमास्टर बना दिया गया, लेकिन वो आजाद दस्ते में भी पूरी तरह सक्रिय रहे। समस्तीपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कर्पूरी ठाकुर ने कहा था कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक देने भर से अंग्रेजी राज्य बह जाएगा। ये युवा कर्पूरी ठाकुर की ब्रिटिश हुकूमत को पहली चुनौती थी। अंग्रेजी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उनको 1 दिन के कारावास की सजा सुनाई और 50 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया। ब्रिटिश राज की पुलिस की नजर हर वक्त कर्पूरी ठाकुर पर रहती थी। 1942 में अक्टूबर के महीने में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर पहले दरभंगा जेल में रखा और फिर भागलपुर जेल में शिफ्ट कर दिया। जेल में भी कर्पूरी ठाकुर शांत नहीं बैठे। कैदियों के अधिकारों के लिए उन्होंने 28 दिन की भूख हड़ताल की। हड़ताल तभी तोड़ी जब उनकी मांगें मान ली गई। कर्पूरी ठाकुर को 26 महीने जेल में रखने के बाद 1945 में रिहा कर दिया गया। उन पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस का बड़ा प्रभाव था। ठाकुर ने अपना राजनीतिक जीवन प्रमुख समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के शिष्य के रूप में शुरू किया। 1947 में कर्पूरी ठाकुर भारतीय किसान पंचायत में पंचायत सचिव और प्रधान सचिव रहे। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 1950 में देश गणतंत्र बना और 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर के ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। पहले ही चुनाव में उन्होंने अपने विरोधी उम्मीदवार को भारी मतों से हरा दिया और फिर कर्पूरी ठाकुर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1952 से अपनी मृत्यु तक कर्पूरी ठाकुर लगातार विधानसभा या लोकसभा के लिए चुने जाते रहे। उन्होंने दिसंबर 1970 से जून 1971 और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1969 में बिहार में मध्यावधि चुनाव हुए और कर्पूरी ठाकुर एक बार फिर ताजपुर से जीते। 22 दिसंबर 1970 को बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने मजदूरों के लिए जमशेदपुर में 28 दिनों की भूख हड़ताल की। टाटा फैक्ट्री के मजदूरों की मांगें मान ली गई, जिसके बाद मजदूरों ने कर्पूरी ठाकुर को ही अपना नेता मान लिया। उन्होंने गोमिया एक्सप्लोजिव फैक्ट्री के मजदूरों के लिए भी भूख हड़ताल की। 1972 में उन्होंने ताजपुर से फिर चुनाव जीता। हालांकि तब तक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छात्र आंदोलन तेज हो चुका था और विपक्षी नेताओं के इस्तीफे के बाद मई 1974 में कर्पूरी ठाकुर ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। 1977 के लोकसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर ने जनता पार्टी के टिकट पर समस्तीपुर से महत्वपूर्ण जीत हासिल की।
जून 1977 में वो एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। 1980 में जब ताजपुर क्षेत्र का बंटवारा हुआ तो उन्होंने समस्तीपुर से चुनाव लड़ा और विजयी घोषित हुए। कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक जीवन में उन पर कभी कोई दाग नहीं लगा। बिहार की राजनीति में उनकी ईमानदारी के किस्से सुनाए जाते हैं। मैं भी एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। जननायक ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब उनके बहनोई नौकरी के सिलसिले में उनसे मिलने आए। मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने अपने बहनोई की पूरी बात सुनी और अपनी जेब से 50 रुपए निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिया और कहा कि अगर कोई काम नहीं है तो नाई का पुश्तैनी काम शुरू कीजिए। ऐसे ईमानदार व्यक्ति थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। सामाजिक न्याय के अग्रदूत जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की। उन्होंने बिहार में एक आरक्षण मॉडल पेश किया जिसमें पिछड़े वर्ग को 26% सरकारी नौकरियां आवंटित की गई। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को 4 वर्गों में विभाजित किया। अन्य पिछड़ा वर्ग को 12%, अधिकांश पिछड़े वर्ग को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों में से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 3% आरक्षण की व्यवस्था को स्थापित किया। इस व्यवस्था ने एक मजबूत समावेशी समाज की नींव रखी जिसमें किसी भी व्यक्ति का जन्म उसके भाग्य का निर्धारण नहीं करता। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के मुख्यमंत्री ठाकुर के फैसले का भारी विरोध हुआ, लेकिन वो किसी के दबाव के आगे नहीं झुके। वो सामाजिक न्याय के उन अग्रदूतों में से एक थे जिन्होंने मुफ्त शिक्षा का समर्थन किया, जिससे समाज के सबसे गरीब वर्ग को राज्य में शिक्षा हासिल करने में मदद मिली, जिससे सामाजिक उत्थान हुआ। उन्होंने राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगाने का भी समर्थन किया, क्योंकि उन्होंने उन परिवारों के सामने आने वाली चुनौतियों का अनुभव किया था जो शराब की लत के कारण नष्ट हो गए थे। बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को हटा दिया। इससे कई गरीब छात्रों को अवसर मिला जो अंग्रेजी में दक्षता की कमी के कारण पिछड़ रहे थे। कर्पूरी ठाकुर के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी थी। वो विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। एक किस्सा याद किया जाता है कि जब 1952 में विधायक बनने के बाद उन्हें प्रतिनिधि मंडल में शामिल होकर ऑस्ट्रिया जाने का मौका मिला तो उनके पास कोट नहीं था। अब ऑस्ट्रिया तो जाना ही था, तो कर्पूरी ठाकुर ने अपने दोस्त से कोट उधार लिया और जब वो युगोस्लाविया गए तो वहां मार्शल टीटो ने देखा कि कर्पूरी ठाकुर का कोट फटा हुआ है। तब मार्शल टीटो ने उपहार स्वरूप कर्पूरी ठाकुर को एक कोट भेंट किया। उनकी सादगी का एक और किस्सा 1977 का है, जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। जनता दल के नेता लोकनायक जयप्रकाश का जन्मदिन था। पटना में बड़े बड़े नेता एकत्र हुए। शीर्ष नेताओं की मंडली में मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर फटा हुआ कुर्ता पहने चल रहे थे। चंद्रशेखर जी ने अपने अंदाज में लोगों से कुछ पैसे दान करने को कहा ताकि कर्पूरी जी नया कुर्ता खरीद सकें। लेकिन कर्पूरी जी तो कर्पूरी जी थे। पैसा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने लिए उस पैसे से कुर्ता नहीं खरीदा, बल्कि पूरी धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर दिया। ऐसे ही एक बार सर्दियों के मौसम में रात को कर्पूरी ठाकुर के बेडरूम से पंखे की तेज आवाज सुनाई दी। अगली सुबह जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया कि पंखा मच्छरों को दूर भगाने के लिए चलाया था, क्योंकि मेरे पास मच्छरदानी नहीं है। ऐसे न जाने कितने किस्से हैं जो उनकी सादगी का वर्णन करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान राजनीतिक नेताओं के लिए एक कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने इसके लिए न कोई जमीन ली, न कोई धनराशि ली। 1988 में उनके निधन के बाद कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देने उनके गांव गए थे और उन सभी लोगों ने जब कर्पूरी ठाकुर के घर की हालत देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति का घर इतना साधारण कैसे हो सकता है। कर्पूरी ठाकुर अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कांग्रेस के धुर विरोधी रहे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ठाकुर का कार्यकाल संघर्षों से भरा था, क्योंकि उन्हें राज्य में प्रमुख जातियों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने उनकी सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास किया। सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने का ठाकुर का निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे न केवल निम्नतम वर्ग का उत्थान सुनिश्चित हुआ, बल्कि घोर गरीबी से बचने के लिए ये एक जीवन रेखा की तरह था। जबकि कांग्रेस पार्टी विभाजन की भावना पैदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कर्पूरी ठाकुर ही थे जिनके नेतृत्व में सभी के बीच एकता और एकजुटता का संचार हुआ। भारत में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, तब 1975 से 77 के दौरान कर्पूरी ठाकुर और जनता पार्टी के दूसरे प्रमुख नेताओं ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया। आपातकाल के दौरान वो नेपाल में भूमिगत हो गए और वहीं से आंदोलन का हिस्सा बने रहे। कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस ने उन पर अनाप शनाप व्यक्तिगत आरोप भी लगाए, लेकिन जननायक न झुके न टूटे।
आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की पूरी सरकारी मशीनरी कर्पूरी ठाकुर को हर हाल में गिरफ्तार कर लेना चाहती थी, लेकिन उन्हें इंदिरा गांधी पकड़ नहीं पाई। कर्पूरी ठाकुर ने एक नेपाली का भेष धारण किया था। इस बात का बिहार के 2 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को पता चल गया। इन नेताओं ने नेपाली के भेष में कर्पूरी ठाकुर को बंबई की उड़ान में देखा। उन्होंने उन कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और उनसे वादा लिया कि उनकी गुमनामी को उजागर न किया जाए। कांग्रेस के नेताओं ने अपना वादा पूरा किया और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन यह भी सच है कि इंदिरा गांधी ने कर्पूरी ठाकुर को जेल में डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आपातकाल खत्म हुआ और इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा की। 30 जनवरी 1977 को पटना के गांधी मैदान में कर्पूरी ठाकुर ने जयप्रकाश नारायण की सभा में आत्मसमर्पण किया। बिहार में जून के महीने में चुनाव हुए और फिर मुख्यमंत्री के रूप में कर्पूरी ठाकुर की ताजपोशी हुई। कर्पूरी ठाकुर एक समाजवादी नेता थे जिन्होंने दलितों और गरीबों के हितों की वकालत की। उन्होंने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की, जिसने एक अधिक समावेशी समाज के लिए आधार तैयार किया। उसी तरह पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों का उत्थान करना है। पीएम मोदी की कई कल्याणकारी योजनाएं कर्पूरी ठाकुर के दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। ये तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। गरीब का दुख समझना, गरीब की चिंता कम करने के लिए प्रयास करना, गरीब कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाना, गरीब से गरीब लाभार्थी तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे अभियान चलाना, समाज के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए निरंतर नई योजनाएं बनाना, हमारी सरकार के इन सभी कार्यों में कर्पूरी बाबू के विचारों से मिली प्रेरणा आप देख सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने हमेशा भ्रष्टाचार का विरोध किया। जब 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हुआ तो परिवार को विरासत में देने के लिए उनके पास एक मकान भी नहीं था। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। पूरे जीवन में एक भी इंच जमीन अपने और अपने परिवार के नाम नहीं जोड़ सके। आरजेडी के लालू प्रसाद यादव दावा करते हैं कि वो ही कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े शिष्य हैं, लेकिन उन्होंने लालू यादव को जो भ्रष्टाचार विरोधी पाठ पढ़ाया वो तो लालू यादव पूरी तरह भूल गए। आज भी लालू यादव के नाम भ्रष्टाचार के कई मुकदमे अदालत में चल रहे हैं और कई मुकदमों में तो उन्हें जेल भी हो चुकी है, जबकि कर्पूरी ठाकुर ने अपना पूरा जीवन सादगी से सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया और इसीलिए मोदी सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आज इतना ही। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय पर आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं। आज इजाजत दीजिए, जल्दी किसी और अहम मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।